जय हिंद दोस्तों। आज मेरे इस मनोविज्ञान के क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे बुद्धि में हमने आपको क्या पढ़ाया था? बुद्धि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनकी परिभाषाएं क्या होती है, और हमने उनकी बुद्धि की विशेषताएं भी पढ़ लिया और बुद्ध के कुछ प्रमुख सिद्धांत हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बुद्ध के कुछ प्रमुख सिद्धांत हमने पढ़ लिया। तो बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत जो हमने पढ़ा है और कुछ और बचे हैं, तो जो बचे हैं आज मैं उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और जैसा कि उस कड़ी में हमारा जो अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है वो क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। जो ये चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो, या मतलब हर टेट के एग्जाम में आपका ये बहुबुद्धि का सिद्धांत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत या किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है। इस बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है देखेंगे तो इसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर महोदय है। कौन है? तो इस बहुबुद्धि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय है। तो ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय है, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया इन्होंने? तो ये 1983 में। कब दिया? 1983 में दिया। 1983 में। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कब दिया? 1983 में। तो इनके सिद्धांत में मूलतः शुरुआत में इन्होंने क्या बताया? 7 कारक बताए। कितने कारक बताए? तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए? मूलतः 7 कारक बताए। और उसके बाद में आपको मिलेगा 9 कारक। 9 कारक है, सही है, लेकिन जो मूलतः जो शुरुआत में स्टार्टिंग में इन्होंने जो बताया अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 कारक। कितने बताए? 7 कारक। उसके बाद जो 8वां कारक 1998 में प्रकृतिवादी जोड़ दिया और सन 2000 में क्या जोड़ दिया? अस्तित्ववादी जोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। पहले देखेंगे गार्डनर महोदय ने अपने बुद्धि में, अपने सिद्धांत में, अपने इस सिद्धांत में मूलतः 7 कारक बताए। कितने कारक बताए दोस्तों? मूलतः 7 कारक बताए। कौन कौन? पहला इनका है भाषाई बुद्धि। कौन है? पहला है भाषाई बुद्धि। दूसरा है तार्किक बुद्धि। दूसरा है दोस्तों तार्किक बुद्धि। तीसरा है स्थानिक बुद्धि। चौथा है दोस्तों इसका सांगीतिक बुद्धि। पांचवा है शारीरिक गतिक बुद्धि। क्या दोस्तों? शारीरिक गतिक बुद्धि। छठा है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। और 7वां है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। ठीक दोस्तों,
तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया, अपने सिद्धांत में मूलतः शुरुआत में कितने कारक बता रहे थे, 7 कारक। कौन कौन? पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, और यह है क्या, शारीरिक गतिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब एक एक करके बारे में तो जो इन्होंने सारा सिद्धांत दिया है, जो 7 कारक बताए हैं, इन 7 कारकों के बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। भाषाई बुद्धि क्या होता है, यानी इस प्रकार की बुद्धि किसमें पाई जाती है, तो इस प्रकार की बुद्धि जो भाषाई बुद्धि होती है, जो अधिक बोलने में निपुण हो, जो अधिक बोलने में क्या हो, सक्षम हो, जो अधिक बोलने वाला हो, या क्या हो तो जो अधिक भाषी हो, जो बहुभाषी हो, वो क्या होता है, भाषाई बुद्धि होता है। ऐसे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसे लोग बोलने में कुशल होते हैं। क्या होते हैं, बोलने में कुशल होते हैं। जिसके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बोलने में क्या होते हैं, कुशल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग कौन कौन होते हैं? ऐसे लोग नेता होते हैं, वकील होते हैं, शिक्षक होते हैं, और वक्ता और अधिवक्ता होते हैं। वक्ता और क्या होते हैं, अधिवक्ता होते हैं। तो भाषाई बुद्धि ऐसे लोग जो बोलने में कुशल होते हैं, या शब्दों या वाक्यों को धारण करने की क्षमता अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, भाषाई बुद्धि कहते हैं। तो ऐसे लोग कौन कौन होते हैं, या नेता होते हैं, वकील होते हैं, शिक्षक होते हैं, वक्ता होते हैं, अधिवक्ता आदि होते हैं। तार्किक बुद्धि किसके अंदर होती है, जिसमें चिंतन करने की, सोचने की, तर्क वितर्क करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसमें क्या पाई जाती है, तार्किक बुद्धि पाई। ऐसे लोगों में क्या पाई जाती है, इन व्यक्तियों के अंदर, इन व्यक्तियों में तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। क्या होती है, तर्क वितर्क करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो जो तार्किक बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि, तो इन व्यक्तियों में क्या होती है, तर्क वितर्क करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तर्क वितर्क करने की क्या होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। या ऐसे कह सकते हैं, या अंकों की पहचानने की क्षमता होती है। क्या होती है, पहचानने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो ये होगा तार्किक बुद्धि। दूसरा हमारा होता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि क्या होता है, स्थानिक बुद्धि उसमें पाया जाता है, उन लोगों में पाया जाता है जिसमें कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है। कल्पना करने की क्षमता क्या होती है, अधिक। स्थानिक बुद्धि मतलब ये हो गया जिसमें या जिनमें कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है। जिनमें कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है, वो क्या, उसमें क्या होते हैं, उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, जिनके अंदर ये कल्पना करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, वो कौन होते हैं? देखिए, जो चित्रकार होता है या मूर्तिकार होता है, देखिए किसी का नकल नहीं करता। जो चित्रकार होता है वो कल्पना करता है, सोचता है ऐसा हम कौन सा चित्र बनाएं, ऐसा कौन सा हम
डिजाइन डायग्राम बना दें ताकि क्या हो, एक दूसरे से हटकर हो, क्या हो, हटकर हो। तो जो स्थानिक बुद्धि होता है वो किसमें होता है, किसमें होता है, एक होता है चित्रकार में, मूर्तिकार हो गया, क्या हो गया, मूर्तिकार हो गया, और ये क्या हो गया, ये वास्तुकार में, वास्तुकार आदमी पाई जाती है। जो स्थानिक बुद्धि होती है उसमें, जो स्थानिक बुद्धि होती है किसमें पाई जाती है, चित्रकार में, मूर्तिकार में या वास्तुकार में पाई जाती है, यानी जिनमें कल्पना करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो अब देखिए जो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है ये किसके अंदर पाई जाती है, शारीरिक गति, यानी जो शारीरिक गति होती है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर क्या कर लेता हो, नियंत्रण कर लेता हो, जो व्यक्ति अपने शरीर पर क्या कर लेता हो, नियंत्रण कर लेता। जैसे क्रिकेट के मैदान में जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है या गेंद को कैच करता है बाउंड्री लाइन के करीब, तो अपने आप को इस प्रकार संभाल लेता है कि वो बाउंड्री लाइन पर क्या ना करे, टच ना करे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, शारीरिक गतिक बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, वह क्या कहलाता है, शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाता है, शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाती है। तो ऐसे कौन कौन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी हो गए, डांसर हो गए, आदि। अब देखते हैं जो खिलाड़ी कितने हो गए, खिलाड़ी अपने आप को क्या कर लेता है, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को पकड़ते समय अपने आप को कंट्रोल कर लेता है ताकि वो बाउंड्री लाइन को टच ना करे। ऐसे डांसर होते हैं, डांस करते रहते हैं, नाचते हैं, तो क्या बोलते हैं, जो नाचते हैं तो इनको अपने आप को कंट्रोल करना रहता है कि हम गिरे ना, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शारीरिक गतिक बुद्धि, बहुत ही नहीं, जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा पांचवा क्या है, सांगीतिक बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि। अब सांगीतिक बुद्धि दोस्तों क्या होता है, सांगीतिक बुद्धि होती है जिसके अंदर गीत गाने की या गाना गाने की क्षमता हो, या जिसका संबंध, ऐसा कह सकते हैं, जिसका संबंध संगीत से हो। जिसका संबंध क्या हो, संगीत से हो, तो वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, सांगीतिक बुद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सांगीतिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगीतिक बुद्धि, ठीक है ना। जिसका संबंध किससे हो, संगीत से हो, जिसका संबंध किससे हो, संगीत से हो, वो क्या कहलाता है, सांगीतिक बुद्धि कहलाता है। और शारीरिक गतिक बुद्धि क्या कहलाता है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर क्या कर रहा है, अपने शरीर को नियंत्रण कर लेता है या अपने शरीर को कंट्रोल में कर लेता है, तो शारीरिक गतिक हो गया। स्थानिक बुद्धि क्या हो गया, जिनमें कल्पना करने की क्षमता अधिक होती है, जिनमें कल्पना करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, तो यह स्थानिक बुद्धि हो गया। तार्किक बुद्धि क्या होता है, जिन व्यक्तियों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है, हमारा तार्किक हो गया। भाषाई बुद्धि, जो व्यक्ति बोलने में क्या होता है, निपुण होता है, या वाक्यों और शब्दों को धारण करने की क्या होती है, क्षमता अधिक होती है, या जिसमें वाक्पटुता अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, भाषाई बुद्धि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले पर। आत्म का मतलब क्या होता है, आत्म मतलब स्वयं, आत्म मतलब क्या हो गया, स्वयं। आत्म का मतलब क्या है दोस्तों, स्वयं हो गया। क्या हो गया, अंतरा। अंतरा के जगह पे अंता भी हो सकता है, या अंतरा के, इसलिए हम लिख दें दोस्तों, हम छठे में यहां लिख दें हम या अंता लिखा रहे या अंतरा व्यक्ति लिखा रहे या वैयक्तिक आत्म बुद्धि, ये तीनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। अंतः मतलब अंदर, यानी वह व्यक्ति जो अपने अंदर की भावनाओं को या अपने आप को समझ लेते हैं, वह व्यक्ति जो अपने आप को समझ लेते हैं,
जो अपने आप को समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं? जैसे मूल प्रवृत्ति हो गई, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति को कहते हैं जन्मजात। क्या कहते हैं? भावना हो गई, भावना हो गया। संवेग यानी वह व्यक्ति जो अपने मूल प्रवृत्ति, भावना और संवेग के बारे में स्वयं को समझ लेते हैं, तो उनके अंदर ये अंतर्वैयक्तिक या वैयक्तिक आत्मबुद्धि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, जैसे व्यक्ति के पास भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, इन सब के बारे में जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अंतः या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक आत्मबुद्धि पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बुद्धि या इसको कहेंगे हम, कह सकते हैं वैयक्तिक अन्य बुद्धि। देखेंगे दोस्तों दोनों में अंतर है। देखिए अंतरा, जो अपने भाव विचारों को समझ ले, या अपने आप को समझ ले, या अपने आप के भाव संवेगों पर क्या कर लेता हो? नियंत्रण कर लेता हो, तो अंतर्वैयक्तिक या वैयक्तिक आत्मबुद्धि हो गई। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक अन्य आ गया, वहां आत्म था तो स्वयं को अन्य आ गया। अन्य मतलब दूसरे को, क्या गया? दूसरे, यानी वह व्यक्ति जो दूसरे के भाव, विचारों या संवेगों को क्या कर लेता है? पहचान लेता है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या पाई जाती है? कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ये वाली बुद्धि, वैयक्तिक अन्य बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। जो व्यक्ति दूसरे के भावों, विचारों, संवेगों को पहचान लेता है, क्या कर लेता है? पहचान लेता है, उसे अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या वैयक्तिक अन्य बुद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 7, जो मूलतः 7 कारक बताए थे। ठीक है, जो मूलतः 7 कारक बताए थे। अब देखिए जो 8वां कारक है, 8वां कारक जो हमारा है, ये प्रकृतिवादी है। क्या है? प्रकृतिवादी। ठीक है, इसको गार्डनर ने इसे 1998 में जोड़ा। कब जोड़ा दोस्तों? 1998 में जोड़ा। गार्डनर महोदय ने इसे 1998 में जोड़ा। किसको? प्रकृतिवादी को। प्रकृतिवादी बुद्धि को कब जोड़ा? 1998 में जोड़ा। प्रकृतिवादी बुद्धि लिख देंगे यहाँ पर, प्रकृतिवादी बुद्धि। गार्डनर इसे 1998 में जोड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रकृतिवादी मतलब क्या हो गया? यानी प्रकृतिवादी मतलब ये हो गया प्रकृति में उपस्थित जो घटनाएं होती हैं, उसको अगर पूर्वानुमान लगा लिया जाता है या उसके बारे में जो जान जाता है, वो क्या होता है? प्रकृतिवादी होता है। क्या होता है इसमें? प्रकृति में मौजूद सभी तत्वों को समझना, प्रकृति में मौजूद सभी तत्वों को समझना
प्रकृतवादी बुद्धि कहलाता है। प्रकृतवादी बुद्धि कहलाती या कहलाता है। तो ऐसे कौन होते हैं? किसान हो गए, मौसम विज्ञानी आदि। देखिए, प्रकृति में होने वाले तत्वों को समझ लेता है, प्रकृति में होने या प्रकृति में मौजूद सभी तत्वों को समझना प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है। यानी प्रकृति में जो वायुमंडल में हो रहा उसकी घटनाओं को समझना क्या कहलाता है? प्रकृतिवादी बुद्धि। ऐसे लोग कौन होते हैं? ये किसान होते हैं, ये क्या होते हैं? मौसम विज्ञानी आदि होते हैं। ठीक, तो अब देखेंगे हम 9वां प्रकार। 9वां हमारा क्या है? 9वां नवी बुद्धि क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि, या इसको कह सकते हैं अस्तित्ववादी विचारधारा। इसको कहते हैं अस्तित्ववादी विचारधारा। ठीक, अस्तित्ववादी विचारधारा, या इसी का नाम एक और कहते हैं हम दर्शन शास्त्र की विचारधारा। ठीक है, तो यह नियम गार्डनर ने यह कारक सन 2000 में जोड़ा। कब जोड़ा? सन 2000 में जोड़ा। तो इसके अंतर्गत इसे कहें अस्तित्ववादी मतलब क्या हो गया? अस्तित्ववादी मतलब क्या हो गया? जो संसार के रहस्य को समझने वाला हो। ठीक है, देखिए, अस्तित्ववादी विचारधारा या अस्तित्ववादी बुद्धि या दर्शन शास्त्र बुद्धि या दर्शन शास्त्र की विचारधारा को क्या कहते हैं? यानी ये गार्डनर ने इस कार्य को कब जोड़ा? सन 2000 में जोड़ा। लेकिन ऐसे किसमें होती है? तो जो संसार के रहस्य को समझने वाला हो या संसार के रहस्य को समझ जाता हो, वो क्या, उसके अंदर कौन सी बुद्धि? ये बुद्धि पाई जाती है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? या तो योगी होते हैं, संत महात्मा आदि। क्या होते हैं? संत महात्मा आदि होते हैं। ठीक है, संत महात्मा, योगी होते, संत होते हैं या दर्शन शास्त्री होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। ठीक है, तो जितना इसमें था उतना सारा हमने क्या कर दिया? बता दिया। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है, या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत दोस्तों दिया किसने? यह सिद्धांत फिलिप वर्नन 1960 में दिया। 1960 में दिए तथा इनके
सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी कौन थे? वर्ट थे। कौन थे? इनके सहयोगी कौन थे? वर्ट थे। कौन थे? वर्ट थे। ठीक है, तो पदानुक्रमित सिद्धांत, पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये दिया फिलिप वर्नर ने। फिलिप वर्नर ने। और इनके सहयोगी कौन है? वर्ट। क्या है? इनके सहयोगी कौन है? वर्ट है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार, फिलिप वर्नर ने अपने इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 कारक बताए। कौन कौन कारक बताए? बुद्धि के 3 कारक बताए। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 कारक बताए। कितने कारक बताए? 3 कारक। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कारक क्या है दोस्तों? पहला है सामान्य कारक। क्या है? पहला है सामान्य कारक। दूसरा क्या है? विशिष्ट कारक। क्या दोस्तों? दूसरा क्या है? विशिष्ट कारक। और हमारा तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? संकीर्ण कारक। क्या दोस्तों? संकीर्ण कारक। ठीक है, अब आप जानते हैं दोस्तों सामान्य कारक क्या होता है, विशिष्ट कारक क्या होता है और संकीर्ण कारक क्या होता है। और जो सामान्य कारक क्या होता है? जो जन्मजात होती है। विशिष्ट कारक क्या होती है? जो अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित होती है। और इसमें इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सामान्य कारक को माना गया है। किसको माना गया है? सामान्य कारक को माना गया है। इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना गया है? सामान्य कारक को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि क्या ये बुद्धि क्या होती है? जो सामान्य कारक क्या होती है? वो जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें बहुत खास नहीं था, बस इसमें आपको इतने जानना है कि इसमें कुल कितने स्तर हैं या कितने कारक हैं और यह सिद्धांत दिया किसने दिया? फिलिप वर्नर ने और इनके सहयोगी वर्ट ने। ठीक है, तो आगे सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो यह सिद्धांत देखेंगे दोस्तों, जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसने दिया? यानी प्रतिपादक। प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है स्टेनबर्ग। कौन है? स्टेनबर्ग। कौन है? स्टेनबर्ग। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों कौन है? स्टेनबर्ग हैं। कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टेनबर्ग हैं। और इसने एक पुस्तक लिखी है। इनके पुस्तक का नाम बियॉन्ड इंटेलिजेंस यानी IQ है। क्या है? बियॉन्ड IQ है। किसके? तो इस जो स्टेनबर्ग है, तो स्टेनबर्ग की पुस्तक का क्या नाम है? स्टेनबर्ग की पुस्तक का क्या नाम है? बियॉन्ड IQ। जो कब दिया गया? जो ये 1985 में दिया गया। कब दिया गया? 1985 में दिया गया। कब दिया गया? 1985 में। तो इनके पुस्तक का क्या नाम है? बियॉन्ड IQ है। क्या है? बियॉन्ड IQ है। स्टेनबर्ग ने कहा कि इसने कहा, किसने कहा? स्टेनबर्ग ने। इसने कहा इस बुद्धि में
तीन तंत्र होते हैं। तीन तंत्र होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या 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 होता है? पहला हमारा होता है संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। संदर्भ है जब कोई व्यक्ति नवीन वातावरण में जाता है। जब कोई व्यक्ति नवीन वातावरण में जाता है तो वह अपनी योग्यताओं अपनी योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है ना? तो संदर्भ क्या होता है? संदर्भ क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नवीन वातावरण में जाता है तो अपनी योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार वह अपने आप को क्या कर लेता है? स्वयं को ढाल लेता है, समायोजित कर लेता है या एडजस्ट कर लेता है। ठीक है? जब कोई भी व्यक्ति अगर कहीं नए स्थान पर जाएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा ना लगे, उसको बोरियस महसूस हो, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे क्या कर लेता है? अपने आप को धीरे धीरे क्या कर लेता है? उसके अनुरूप, उसके अनुकूल, यानी उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम? ऐसे को बोलते हैं संदर्भ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हम संदर्भ। ठीक है दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए। इससे आगे बढ़ेंगे हम घटक। दूसरा दोस्तों घटक। घटक क्या होता है? जो व्यक्ति किसी वस्तु की विशेषताएं बता पाता है। देखिए, घटक क्या होता है? जो व्यक्ति किसी वस्तु की विशेषताएं बता पाता हो या विशेषताएं बताता हो तो उसी को क्या बोलते हैं? हम घटक बोलते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? तीसरा होता है अनुभव। क्या होता है? अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव। बुद्धि जिसके अंदर पूर्व सीखे गए अनुभवों को या अनुभवों का सर्वाधिक उपयोग करता है। क्या करता है? सर्वाधिक उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा किसका? स्टेनबर्ग का या त्रितंत्रीय सिद्धांत हो गया है। तो घटक में क्या हो गया? जो व्यक्ति किसी वस्तु की विशेषताओं को बता दे उसको क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं। अनुभव क्या होता है? बुद्ध जिसके अंदर पूर्व सीखे गए अनुभवों का सर्वाधिक क्या करता है? उपयोग करता है। उसे क्या बोलते हैं? हम अनुभव कहते हैं। हमारा है दोस्तों तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत।
क्या ये तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया किसने? तो आरबी कैटल ने दिया। किसने दिया? आरबी कैटल ने। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? आरबी कैटल ने। इस सिद्धांत को आरबी कैटल व हॉर्न ने दिया। किसने दिया? तो तरल व ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को किसने दिया? आरबी कैटल व हॉर्न ने दिया। किसने दिया? हॉर्न ने। तो देखिए तरल व ठोस बुद्धि होती क्या है? तरल व ठोस बुद्धि क्या होती क्या है? या इस देखिए या इस बुद्धि को जीएफ या जीसी यानी क्रिस्टलीय, जीसी मतलब जनरल क्रिस्टलीय का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए जीएफ जो जीएफ का फैक्टर आपका है, ये जीएफ है तरल बुद्धि हो गया, जो जीसी हो गया आपका ये ठोस बुद्धि हो गया। इसने जो तरल व ठोस बुद्धि को जीएफ या जीसी का सिद्धांत भी कहते हैं। जीएफ या जीसी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना? इस सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को बुद्धि का क्रिस्टलीय सिद्धांत कहा जाता है। क्रिस्टलीय सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को बुद्धि का क्रिस्टलीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है? अब देखेंगे तो हमारे तरल बुद्धि क्या होती है? तरल बुद्धि और क्या होती है? ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होती है और क्या होती है? ठोस बुद्धि क्या होती है? देखिए जो तरल बुद्धि होता है, तरल बुद्धि का जो एक निर्माण होता है, ये क्या होता है? वंशानुक्रम से होता है। किससे होता है? वंशानुक्रम से होता है। जो इस तरल बुद्धि का या इस बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। वंशानुक्रम से होता है। किससे होता है दोस्तों? इस बुद्धि में तर्क, वितर्क, समस्या समाधान करने की योग्यता होती है। यह जन्मजात होती है। यह आयु के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? आयु के अनुसार चलती है। आयु के अनुसार मतलब क्या है? जैसे जैसे आयु अर्थात इसे लिखते हैं हम, अर्थात आयु के अनुसार घटती जाती है। क्या देखिए दोस्तों क्या होता है?
हमारा ये जो तरल बुद्धि होती है, इस बुद्धि का निर्धारण क्या होता है, वंशानुक्रम क्रम से होता है। और इस बुद्धि में तर्क वितर्क समस्या समाधान करने की क्या होती है, योग्यता होती है। और जो यह बुद्धि होती है, तरल बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। यह आयु के अनुसार चलती, अर्थात आयु के अनुसार क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, आयु के अनुसार क्या होती है दोस्तों, घटती जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, तरल बुद्धि। क्या हो गया ये, तरल बुद्धि। अगला हमारा है, ये तरल हो गया। अब देखेंगे हम ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि क्या होती है, यानी इसका निर्धारण, देखिए ये जो तरल बुद्धि क्या होती है, वंशानुक्रम से होती है। तो ठोस बुद्धि क्या होती है, ठोस बुद्धि या इसका निर्धारण, इसका निर्धारण वातावरण से होता है, वातावरण से होता है। इसका निर्धारण क्या होता है, वातावरण से होता है, वातावरण से। यह अर्जित होती है, यह बुद्धि अर्जित होती है। क्या होती है दोस्तों, अर्जित होती है, अर्जित होती है। यह क्या होती है, अर्जित होती है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होती है, स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है। ये हो गई हमारी क्या, इस बुद्धि का विकास निरंतर होता है, निरंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ठोस बुद्धि, इस ठोस बुद्धि का निर्धारण किससे होता है, ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है वातावरण से होता है। यह बुद्धि अर्जित होती है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक स्थिर रहती है। और इस बुद्धि का विकास क्या होता है, निरंतर होता है, या निरंतर विकास होता रहता है किसका, ठोस बुद्धि का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये हो गया कैटल का। ठीक है, इसके बाद तो हमारा मेन बच रहा है गिलफोर्ड का, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे दो छोटे छोटे हैं जिसका केवल आपको नाम याद रख लेना है। देख लें कि क्या है, बुद्धि क्या है। बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बुद्धि का बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ये किसने कहा है, ये किसका दिया गया है, ये पियाजे का है, जीन पियाजे का, जीन पियाजे का सिद्धांत है। इसके बारे में जाना है, बस इतने जाना, ये किसका सिद्धांत है। तो बुद्धि का जो बौद्धिक विकास सिद्धांत है, ये किसने दिया है, किसने दिया है, किसने दिया है, जीन पियाजे ने। अगला क्या है, बुद्धि का पांच सिद्धांत, बुद्धि का पांच सिद्धांत, बुद्धि का पास सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, जर्मैन ने दिया है। किसने दिया है, जर्मैन ने। इसको ऐसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एक होता है आपका बुद्धि का ए व बी का सिद्धांत, या कहीं कहीं मिलता है आपको बुद्धि का व ख का सिद्धांत। ये किसका दोस्तों, ये किसका है, हैब महोदय का, हैब ने दिया है, हैब महोदय का, हैब ने दिया है। तो बुद्धि का ए व बी का सिद्धांत या का खा का सिद्धांत किसने दिया है, हैब महोदय ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा। तो बौद्धिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, बुद्धि का पांच का सिद्धांत जर्मैन, और बुद्धि का ए व बी का सिद्धांत या बुद्धि का
का व खा का सिद्धांत किसने दिया है? हैब महोदय ने। किसने दिया है? हैब महोदय ने। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करेंगे। बुद्धि का आयामी का सिद्धांत। इसके अन्य नाम कौन कौन है? पहला क्या है? त्रिविमीय। दूसरा त्रिआयामी है, या इसका नाम भी लिख देते हैं कहीं कहीं त्रियामी। त्रियामी का सिद्धांत। तीसरा बुद्ध की संरचनावादी सिद्धांत। बुद्ध की संरचनावादी सिद्धांत। बुद्ध की संरचनावादी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी बुद्ध का त्रिआयामी सिद्धांत या इसके अन्य नाम त्रिविमीय, त्रियामी या बुद्ध का संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया है? इन सब के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड है। और दोस्तों जेपी गिलफोर्ड है। तो इन्होंने क्या कहा? जो बुद्धि होती है उनमें 3 तंत्र होते हैं, 3 बीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 बीमाएं होती हैं, या 3 बीमिय होती हैं, या 3 आयाम होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक संक्रिया होता है, एक विषय वस्तु होता है, और एक क्या होता है? उत्पाद होता है। यही उन्होंने बताया है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, संक्रिया से, उत्पाद से और विषय वस्तु से। तो इसको हम देखेंगे। तो इसके कितने आयाम बताए हैं? इसके 3 आयाम या कहें संरचना, या इसके 3 आयाम संरचना, ऐसे कह सकते हैं हम बीमा, या इसको दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन? बीमा, दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन? पहला होता है संक्रिया, दूसरा हो गया विषय वस्तु। क्या हो गया? विषय वस्तु। और तीसरा हो गया हमारा उत्पाद, या इसको कह देते हैं रिजल्ट, यानी परिणाम। ठीक, देखें दोस्तों। अब संक्रिया, जेपी गिलफोर्ड ने क्या बताया? तो त्रियामी सिद्धांत बताया। तो इसके कितने तंत्र बताए? 3 तंत्र, या 3 बीमाएं, या 3 संरचना, या 3 दृष्टिकोण बताए। कौन कौन? एक संक्रिया बता दिया, एक विषय वस्तु बता दिया, और एक क्या कह दिया? उत्पाद कह दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस संक्रिया को कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया है। इस संक्रिया को कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिया है। तो संक्रिया में क्या हो जाएगा? और विषय वस्तु को भी बांट दिया है, और क्या बांट दिया है? उत्पाद को भी बांट दिया है। कितने कितने भागों में? सबको देखेंगे हम। देखिए संक्रिया को बांट दिया कितने? संज्ञान में, स्मृति में, परंपरागत चिंतन, और एक होता है आपका अपरंपरागत अपरंपरागत चिंतन। और एक क्या हो गया आपका? एक आपका हो गया मूल्यांकन। क्या होगा ये? मूल्यांकन।
ठीक है, ध्यान दें, थोड़ा स्पेस कम की वजह से। तो संक्रिया को संज्ञान में, स्मृति में, परंपरागत चिंतन, अपरंपरागत या गैर परंपरागत, ये मूल्यांकन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इसमें क्या कर दिया, विषय वस्तु को क्या कर दिया, विषय वस्तु को पहला क्या कर दिया, आकृति में कर दिया, आकृति में। दूसरा क्या कर दिया, शाब्दिक में बांट दिया। और किस में बांट दिया, क्या हो गया आपका, ये शाब्दिक हो गया। ये आपका हो जाएगा एक व्यवहारिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो गया। और एक क्या हो गया आपका, सांकेतिक हो गया। क्या हो गया, ये एक सांकेतिक हो गया, सांकेतिक में बांट दिया। फिर उत्पाद में, उत्पाद को 6 में बांट दिया, इकाइयां, वर्ग, इकाइयां, वर्ग, संबंध, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, और एक क्या हो गया आपका, निहितार्थ, निहितार्थ। ठीक है, निहितार्थ हो गया आपका। तो किसने, जेपी गिलफोर्ड ने तो अपने जो 3 तंत्र बताए, संक्रिया को इसमें बांट दिया, विषय वस्तु को इसमें बांट दिया, और उत्पाद को इतने बांट दिया। ठीक है, जो इसका डायग्राम कैसे होता है उसको हम देखेंगे, डायग्राम क्या होता है इसका। ठीक है दोस्तों, ये है जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। देखिए जो ये आपका है, देखिए यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, डैश, ये चीज थोड़ा, देखिए यहाँ से ले करके ये यहाँ पे ये वाला, इन्होंने एक तंत्र मान लिया, और इस एक तंत्र का नाम रख दिया है क्या, विषय वस्तु। क्या रख दिया है, विषय वस्तु। ठीक है, और देखेंगे यहाँ से जो ये वाला तंत्र आपका है, ये एक खंड, ये वाला पूरा एक खंड, ये वाला एक पृष्ठ है, इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, संक्रिया। क्या ये संक्रिया है, क्या है, संक्रिया। और देखिए जो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ, ये वाला पूरा पोर्शन, इसका नाम क्या रख दिया है, उत्पाद। उत्पाद, या इसको बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं, रिजल्ट। ठीक है, या इसको बोलते हैं परिणाम। क्या बोलते हैं, परिणाम। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4, ये यहाँ पर 5 लाइनें खींच दी। क्या किया दोस्तों, 5 लाइनें खींच दी। तो देखिए जो ये पूरा पहली लाइन है ये वाला, और इसको यहाँ से इसको क्या 3 लाइन, 3, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया, ऐसे देखेंगे। ऐसे जो ये पूरी पहली लाइन है, इसका नाम दे दिया आकृति। क्या, देखिए यहाँ से ये पूरी पहली लाइन। अब देखिए जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी पूरा लाइन है ये वाला, इसका नाम क्या है, शाब्दिक। जो तीसरा ये है, इसका नाम क्या है, सांकेतिक। जो चौथा क्या है, ये व्यवहारिक है। क्या है, व्यवहारिक। यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला क्या है, आकृतिक है, आकृति है। ये दूसरा क्या है, शाब्दिक है। ये तीसरा क्या है आपका, सांकेतिक है। ये चौथा क्या है आपका, व्यवहारिक है। अब देखेंगे तो संक्रिया को, देखिए यहाँ पर विषय वस्तु कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। कौन कौन, आकृति, शाब्दिक और सांकेतिक और व्यवहारिक होता है। तो विषय वस्तु को 4 भागों में, तो पहली आकृति, दूसरी क्या हो गई, शाब्दिक हो गई, और तीसरा क्या हो गया आपका, सांकेतिक हो गया, चौथा क्या हो गया, व्यवहारिक हो गया। अब देखिए जो पूरा ये आपका ये संक्रिया है, संक्रिया कितने भागों में, 5 भागों में। हमने क्या संज्ञान, देखिए पूरी पहली लाइन यहाँ से आते, पूरी पहली लाइन क्या है, संज्ञान। ये दूसरा क्या है, स्मरण, या जिसे बोलते हैं स्मृति। जो आपका तीसरा आपका है, ये क्या है, परंपरागत है। तो आपका ये चौथा है, अपरंपरागत है। ये लास्ट वाला है, इसके करने क्या नाम है, मूल्यांकन है। क्या है, मूल्यांकन। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ ऐसे मिला दिया गया। देखिए जो पूरी पहली लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम, इकाई। देखिए ये इस पूरी लाइन को, जो आपकी पूरी पहली लाइन है, ये क्या, इकाई है। दूसरा क्या है, वर्ग है। तीसरा क्या है, संबंध है। और चौथा क्या है, प्रणाली है। और ये आपका क्या, पांचवा क्या है, प्रत्यावर्तन है। और छठा क्या है, निहितार्थ है। ठीक है दोस्तों, हो गया ये। तो कहने मतलब क्या है, अगर जो विषय वस्तु होती है हमारी, या तो क्या होती है, आकृति के माध्यम से होती है, या आकृति माध्यम, या शब्दों के माध्यम से, या संकेतों के माध्यम से, या क्या होता है, व्यवहारों के माध्यम से। जैसे आपसे पूछ ले, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, अगर हम जो आपसे विषय वस्तु हमारा क्या है, जो विषय वस्तु में जो पूछे हमको, जो प्रश्न हम
आपको हमसे करना है, हमसे अगर आपसे हम पूछ ले क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो क्या शब्दों के माध्यम से हुआ, किसके माध्यम से हुआ, शब्दों के माध्यम से हुआ। क्या है जो विषय वस्तु तुम्हारा ये 4 प्रकार से होगा, या तो आकृति के माध्यम से होगा, या तो शाब्दिक के माध्यम से होगा, या संकेत के द्वारा होगा, या व्यवहार के द्वारा होगा। अगर आपसे पूछे क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये शब्दों के माध्यम से हो गया। तो जो ये संक्रिया है, संक्रिया क्या करेगा, संक्रिया मतलब ज्ञान, संक्रिया, तो संक्रिया मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या करेगा पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, यहाँ क्या होगा, सोचेंगे, समझेंगे, संक्रिया करेंगे, स्मरण याद करेंगे, क्या करेंगे, याद करेंगे, तो ये होगा संक्रिया हो गया। उसके बाद यहाँ क्या, इसके द्वारा क्या होता है आपका रिजल्ट, जो आप आंसर देंगे, क्या देंगे, जो आप आंसर देंगे वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, क्या देखिए ये कितने हैं, ये कितने अंगुली हैं, आप देखिए, आप कहेंगे 3, किसके माध्यम से है, किसके माध्यम से, संकेत के माध्यम से, किसके माध्यम से, संकेत के माध्यम से। संकेत, यहाँ संकेत विषय वस्तु में संकेत हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, संक्रिया में होगा, उसके बाद यहाँ क्या, इधर क्या होगा, रिजल्ट उत्पाद होगा या परिणाम निकलेगा। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से क्या होता है। अब देखिए आपसे भी पूछा जाए तो जो इन्होंने कारक बताए, जो इन्हें देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये मूल्यांकन 5, ये कुल मिलाकर यहाँ कितने हैं, 5 है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कुल कितने कारक हैं, 6 कारक हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो जो जेपी गिलफोर्ड का जो त्रितंत्रीय मॉडल है, जो मॉडल है इसी को क्या कहा, एसआई मॉडल भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए किसके सिद्धांत को एसआई मॉडल कहा जाता है, तो जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसआई मॉडल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि मूल सिद्धांत में कुल कितने कारक थे, पहले मूल सिद्धांत में यहां लिख दे रहे हैं, मूल सिद्धांत में, मूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल सिद्धांत में कुल कारक कितने, देखिए 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, गुणा करिए, 4 गुणे 5 गुणे 6 कितना, 6 पंचे 30 का कितना हो गया, 120। आपसे ये पूछा जाए तो कुल कितने कारक हो गए, 120 कारक, कितने कारक, 120। यानी मूल सिद्धांत में, जेपी गिलफोर्ड की मूल सिद्धांत में कुल कितने कारक थे, 120 कारक थे। अब देखिए आप कहेंगे आपको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, 180 मिलेगा। देखिए क्या होता है, 180 150 क्या होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अपने जेपी गिलफोर्ड ने स्वयं क्या किया, अपने इस विषय वस्तु में एक क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। क्या कर दिया, संशोधन। आकृति के जगह पर क्या कर दिया, आकृति की जगह पर 2 कर दिया। क्या कर दिया, एक दृश्य कर दिया, एक क्या कर दिया, एक कर दिया यहाँ पर श्रव्य। क्या कर दिया, श्रव्य। जब पहला संशोधन किया, अब देखिए जहां पर 1 2 3 4 5 हो गए, जहां यहाँ 4 था कितना हो गया, 5 हो गया। अब गुणा करिए प्रथम संशोधन में, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रथम संशोधन में कारकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5, 5 गुणे यहाँ कितना है, 5 और गुणे यहाँ कितना है, 6, 6 पंचे 30 पंचे कितना हो गया, 150, 150 का हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, किसके जगह पर, यहाँ पर आपका क्या था, आकृत था। क्या था, आकृत था। इसके बाद में जब उन्होंने दूसरा संशोधन किया, दूसरा संशोधन किसमें किया, स्मरण को, यानी स्मरण के जगह पर क्या कर दिया, एक कर दिया लेखन, कर दिया लेखन, एक क्या कर दिया, धारण कर दिया। अब यहाँ पर कितना हो गया, अब यहाँ पर कितना हो गया, जहां यहाँ 5 था, यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, जहां 1 2 3 4 5, एक मूल्यांकन कितना हो गया, 6। तो प्रथम संशोधन में, दूसरे संशोधन में कुल कारकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ कितना है, 5 6 गुणे कितना, 6 6 36 पंजे कितना हो गया, 180। कितना हो गया, ये 180 कारक। तो इस चीज को आप बहुत विशेष कर ध्यान दीजिएगा। मूल सिद्धांत में कितने कारक थे, 120, प्रथम संशोधन में 150, और तृतीय में कितना, दूसरे में नहीं, प्रथम मूल सिद्धांत में 120, प्रथम संशोधन में
150 और द्वितीय संशोधन में 180 जो अभी तक है। ठीक है, ये हो गया किसका, जेबी गिलफोर्ड का। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत ये किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन बी कैरोल। जॉन बी कैरोल है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, जॉन बी कैरोल है। तो दोस्तों जॉन बी कैरोल है। इसने बुद्धि के 3 स्तर बताए। जो तंत्र है वहां चला गया, ये स्तर है, 3 स्तर बताए। कौन है 3 स्तर, पहला क्या हो गया, पहला हो सामान्य कारक, दूसरा हो गया विशिष्ट कारक, और तीसरा हो गया संकीर्ण कारक। क्या हो गया, संकीर्ण कारक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। किसने दिया, जॉन बी कैरोल ने। इसमें कितने तंत्र बताए, कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और संकीर्ण कारक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जो इसके आगे एक होता है, मतलब जो होगा ये सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जो संकीर्ण कारक होगा इसका मतलब आगे हम लगा देंगे, इसका फोटो लगा देंगे, उसको आप पूरे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ जो बुद्धि का सिद्धांत क्या होता है खत्म होता है। तो आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स अधिक होते हैं तो मैं आपको लाइक बढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, जो आपके परीक्षा के लिए क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा बुद्धिमापन। ठीक है, क्या रहेगा, बुद्धिमापन। तो मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर विचार करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। अगर किसी टॉपिक में कहीं गलती हुई होगी तो उसको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सुधार करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।